आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ों को बेहतर कर लिया है। तो क्या कहते हैं उनके पहले माइंडसेट होता है कि वो शेड्यूल प्रॉपर बनाते हैं, इस तरह से वो आगे आए हैं स्टेप बाय स्टेप। हाँ जी, स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले उन्होंने अपने ख़जाने को भरा है, उसके बाद उन्होंने अपनी जो कुछ बेहतरी थी मईशत की वो लेकर आए हैं। उसके बाद अब देखें वो तैयारी ले रहे हैं, ये बात देखें कि उनका बिजनेस इतना ग्रो कर रहा है। जिस बेसिकली ये देखें कि एयरलाइंस जो है ना वो सबसे बड़ी बात ये है कि वो एक बहुत ज़्यादा हैवी वेटेज जो है ना उसको कैरियर करती है ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। ये बेसिकली एक ये कह लें कि आपका रिप्रेजेंटेशन भी होती है आपकी एज अ कंट्री जो है। जी बिल्कुल, ये जो ट्रांसपोर्ट किसी भी चीज़ की जो होती है वो बैकबोन होती है इकोनॉमी की। आप जब इंडिपेंडेंस से पहले बात कर ले तो आपको ये जो सारी रेलवे की ट्रांसपोर्ट मिलेगी, ये भी अंग्रेज़ों की जो थी ब्रिटिश की इकोनॉमी का एक पार्ट था जिसके वजह से उन्होंने ट्रांसपोर्ट बढ़ाई है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? जी मैं स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त सर, अगर हम बात करते हैं किसी एयरलाइन की, इस टाइम जो है इंडिया की एयरलाइन वो अपनी एयरलाइन को जो है बड़ा ज़बरदस्त बेनिफिट देने जा रहे हैं और एक बड़ा हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर है, उनकी एयरलाइन है इंडिगो। तो वो जो है एयरबस तैयारी की जो है 500 तकरीबन जो एयरलाइन के तैयारे हैं वहाँ पर ऑर्डर देने जा रहे हैं और ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर है। क्या कहेंगे इसके बाद? देखिए किसी भी मुल्क की जो मईशत है वो उसकी सियासत के ऊपर खड़ी होती है। अगर सियासी निज़ाम ठीक है, मईशत ठीक होगी, लोग खुशहाल होंगे, एक लॉन्ग टर्म में काम करने का लोगों को, सियासतदानों को मौका मिलेगा। तो जहाँ पे सियासी अदम इस्तेकाम होगा वहाँ पे माशरा ठीक नहीं चलेगा। इंडिया में काफ़ी अरसा हो गया है, 2 से 3 इलेक्शन हो गए जिसमें मोदी साहब हैं और वो परमानेंट काम कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले उन्होंने अपनी मईशत को बेहतर किया, तिजारत को बेहतर किया, टेक्नोलॉजी की तरफ आए, तालीम की तरफ आए, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ों को बेहतर कर लिया। तो क्या कहते हैं उनके पहले माइंडसेट होता है कि वो शेड्यूल प्रॉपर बनाते हैं, इस तरह से वो आगे आए हैं स्टेप बाय स्टेप। हाँ जी, स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले उन्होंने अपने ख़जाने को भरा है, उसके बाद उन्होंने अपनी जो कुछ बेहतरी थी मईशत की वो लेकर आए हैं। उसके बाद अब देखें वो तैयारी ले रहे हैं, ये बात देखें कि उनका बिजनेस इतना ग्रो कर रहा है जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी खपत एक तैयारों की मंगवा रहे हैं। बिल्कुल, अभी 2-3 महीने पहले भी जो है उन्होंने 420 से कुछ मतलब 220 अराउंड इससे थे। उनका ये कहा था कि अगली दफ़ा हो सकता है वो इससे भी ज़्यादा जो है वो ऑर्डर करें प्लेस, और अब वो हो गया 500। ये अब तक का सबसे बड़ा जो है उनका ऑर्डर कहा जा रहा है। तो क्या कहते हैं वो इस पर भी ग्रिप बना लेंगे अपनी? जी बिल्कुल बना लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि एक तो सबसे बड़ी मईशत है, सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क इंडिया है और सबसे अभी वो तरक्की करते जा रहे हैं, तो लोगों को वहाँ पे इन्वेस्ट करने में ज़रा भी हेजिटेशन नहीं है। अगर आप कंपैरिजन करें पाकिस्तान और पीआईए की तो हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ सुस्ती है, कामचोरी है और सिर्फ अपना ज़ाती मफाद देखा जा रहा है। रियासत का मफाद नहीं देखा जा रहा, लोगों की इज्तमाही जो ज़रूरियात हैं, ख्वाहिशात हैं, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है, बस सिर्फ अपना। बिल्कुल, आप ये देखें जो इस टाइम इंडिया जिस सिचुएशन में मतलब था पहले और अब वो जिस कामयाबी से आगे जा रहा है, तो सारी अगर हम इंसानियत की बात करें, सारी जो वो पूरी कर रहा है जो हम एक एज अ मुस्लिम होने के नाते करनी चाहिए थी कि आवाम को सहूलत पहुँचाना, उनके लिए बेहतरी करना और प्रोग्राम अपने प्रॉपर ऐसे देखना जिसमें हमारी आवाम को नुकसान ना हो, हमारे मुल्क को नुकसान ना हो। तो सारा कुछ तो वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? तो फिर हम कहाँ पर डिफ़ॉल्ट करें, हम कहाँ पर हमें कहाँ देखते हैं? जब तक हम अपना कोई भी एक जमात को 10 साल के लिए वजारत नहीं देते और उनको 2/3 मेजॉरिटी नहीं देते, हम इसी तरह ही ख्वार रहेंगे, क्योंकि जब तक हमारे काम करने वाले ही मुतमईन नहीं होंगे तो फिर काम कैसे होगा और हम कैसे ठीक होंगे। बिल्कुल इस तरह से। तो आप अभी देखेंगे इंडिया जो है इतनी ज़बरदस्त जो है वो ऑर्डर प्लेस कर रहा है, अभी आने वाले अपकमिंग हो सकता है कोई और उनका नया प्रोजेक्ट भी सामने आया, हर एक पे वो काम कर रहा है। अभी पिछले दिनों जो है उन्होंने ड्रोन्स पे जो है ग्रिप अपनी बनाई है कि हमारी जो आर्मी है वो भी इसमें स्ट्रॉन्ग हो जाए, उनकी आप इंडस्ट्री देख लें। तो क्या कहते हैं उनका अपकमिंग प्लान पहले से ही डिसाइड होते हैं कि ये मैंने करना है, और किस तरह से वो इतनी जो है हर प्रोजेक्ट को लेके चल लेते हैं बड़ी तरीके के साथ? जी दुनिया पे ना दुनिया के हर तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर थिंक टैंक लोग मौजूद होते हैं, जो कि हमारे यहाँ पर नहीं है। ठीक है जी, हम सुबह से शाम तक की प्लानिंग करते हैं, वो अगले 10 साल की प्लानिंग करते हैं, उसके ऊपर वो फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करते हैं। हमारे कोई ऐसा अदारा है ही नहीं, हमारा स्टॉक एक्सचेंज से लेके और तमाम बिजनेस वो सुबह से शाम, बल्कि अब तो सुबह और शाम नहीं, हर मिनट और सेकंड के बाद उसकी पोजीशन तब्दील हो रही है। हमारे ऊपर कोई चीज़ ऐसी ग्रीप करने वाली है ही नहीं, हमें कोई संभालने वाला है ही नहीं, हमारी मैनेजमेंट नहीं है, हमारी प्लानिंग नहीं है, जिसकी वजह से हम दुनिया से बहुत पीछे रह गए हैं। तो आप क्या कहते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या चीज़ बेहतर हो सकती है तो हमारे इंटरनेशनल ताल्लुकात बेहतर हो सकें, और हमारे भी जो कुछ प्रोजेक्ट्स बड़े अच्छे स्टार्ट हुए थे और वो बिल्कुल स्टॉप हो चुके हैं, वो किस तरह से स्टार्ट हो सकते हैं? देखिए मैं तो पहले कह चुका हूँ कि अगर आप चाइना को देखें, रशिया को देखें, आप इंडिया को देखें, इनके 10 से 15 से 20 साल हो गए हैं हुकूमत को।
ठीक है, ये जो 3 साल की हुकूमत है इसमें कभी भी काम ठीक नहीं चलता। आप देखिए दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर सदर और वज़ीर आज़म का ड्यूरेशन देखें तो 10, 15, 20 साल है। ठीक है, आप तैयब अर्दगान साहब को देख लें तो वो मुल्क तरक्की करते हैं जहाँ पे स्टेबिलिटी हो। ठीक है। तो जो मेहमानों की तरह ये अगर पार्लियामेंट सराय बना रहेगा कि साल 6 महीने बाद 2 साल के बाद लोग तब्दील होते रहेंगे तो फिर कौन प्लानिंग करेगा, कौन काम करेगा? इस तरह ये हालात ऐसे ही रहेंगे और वो सिर्फ अपना फिर पेट का ही सोचेंगे। उनके पास टाइम ही इतना होता है कि वो अपने घर का सोचेंगे। टाइम ज़्यादा दिया जाए, निगरानी की जाए, नैब सही तरीके से काम करे, करप्शन ना करने दे और कानून की हुक्मरानी लेकर आएँ, उसके बाद हम फिर जाकर दुनिया को कम्पीट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप क्या कहते हैं, करप्शन तो ज़ाहिर बात है इंडिया में भी होती होगी, लेकिन उसके बावजूद प्रॉपर इदारे उनके मतलब क्या कहते हैं उनके इदारे आपस में बात इस तरह से इंटरफेयर करते हैं कि उनमें कोई मसला आ सके? जी करप्शन तकरीबन पूरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन रेशो की बात है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाए वहाँ पे तरक्की रुक जाती है। थोड़ी बहुत करप्शन हर जगह चलती रहती है, इसको रोकना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन करप्शन से ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए जो सियासी हमारे निज़ाम के अंदर, ये नहीं है। बेसिकली ये देखें कि एयरलाइंस जो है ना वो सबसे बड़ी बात ये है कि वो एक बहुत ज़्यादा हैवी वेटेज जो है ना उसको कैरियर करती है ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। ये बेसिकली एक ये कह लें कि आपका रिप्रेजेंटेशन भी होती है आपकी एज अ कंट्री जो है, और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी होती है इस चक्कर में। अब ये देखेंगे यहाँ से जितना भी जो है ना वो इवन के जो सामान जाता है वो भी दूसरी कंट्रीज में जाता है, कार्गो के लिए भी यूज़ होते हैं वो एज अ जो है ना वो मतलब वो पैसेंजर्स के लिए बेसिकली जी ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है। अगर अब मैं जो आपको बताने वाली इंडिया का जो है सबसे बड़ा अब तक का ऑर्डर है, उधर की एयरलाइन है इंडिगो ने जो है एयरबक्स तैयारे 500 एयरबक्स तैयारों का ऑर्डर दिया है। क्या कहेंगे आप इससे जो है किस तरह से उन्होंने देखा तो इतना बड़ा जो ऑर्डर है वो हर मंथ जो है उनका इंक्रीज होता है? बेसिकली ये देखें कि पाकिस्तान में जो है ना वो कंडीशंस 9/11 के बाद जो है ना वो पाकिस्तान में जिस तरह से कंडीशन जो है ना वो चेंज हुई है, उसके बाद टूरिज्म पाकिस्तान में बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इवन कि हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं लेकिन फिर भी जो है ना वो टूरिज्म जो है ना ख़त्म हो गई है। बहुत सारे टूरिस्ट जो है ना वो इंडिया में आते हैं, इसलिए जो है ना वो उनको वहाँ पे हर कंपनीज जो है ना वो बेसिकली उनके लिए जो है ना वो एक फेवरेट डेस्टिनेशन जो है ना वो समझी जाती है वहाँ पे। सो इसलिए उनके वहाँ पे जो है ना वो एयरलाइंस उस तरह से ट्रैवल करती हैं तो उनको ज़रूरत है कि भाई वो जो है ना उस चीज़ को जो है ना वो यूटिलाइज़ कर सके। और सेकेंडली ये है कि इंडिया जो है ना वो 5वीं बड़ी जो है ना वो इकनॉमिक मार्केट है, और उस हिसाब से वहाँ के इवन के आप कह लें कि वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा जो है ना वो कर रहे हैं, मोबाइल बिल्डिंग कार्स हो गई और दूसरी चीज़ें। आपने कहा है कि वो इंडिया जो है 5वीं बड़ी जो है इकॉनमी बनने जा रही है, लेवल मतलब है वो इस लेवल तक आ गई है। आप क्या कहते हैं इस तरह जो उन्होंने ये ऑर्डर दिया है 500 तैयारों का, पहले उनका था 204 का, ये अभी 3 महीने पहले की बात है, फिर कहा जा रहा है कि हो सकता है आगे कुछ मंथ्स में वो इससे भी ज़्यादा हो जाए। आप देखें वो हम देखने में आ रहा है इतना ह्यूज ऑर्डर। क्या कहते हैं इस तरह से वो क्या चाह रहे हैं कि सेल्फ डिपेंड हो जाएं इसमें भी, इस सेक्शन में भी? बेसिकली ये देखें क्योंकि आप ये देख लें कि आप किसी भी कंट्री में चले जाएं वहाँ पे जो है ना वो ह्यूमन लेबर जो है ना वो स्किल्ड ह्यूमन लेबर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंडिया से जो है ना वो जाती है। आप ये देख लें ऑल ओवर दी वर्ल्ड कंट्रीज़ जो है ना वहाँ पे एजुकेशन के लिए जो है ना वो बहुत सारे लोग जो है ना वो जाते हैं। सो इसलिए क्योंकि वहाँ पे रश है बाहर आने जाने के लिए तो इसलिए जो है ना वो कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि उनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है और वहाँ पे इवन के ये नहीं है कि इंडिया से कितना जा रहा है, ये भी है कि इंडिया में सामान आ कितना जो है ना वो रहा है। ठीक है, सो ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना वो कंट्रीज उसको पीसफुल समझा जाता है। पाकिस्तान में ये देख लें कि इस तरह से फ्रीली जो है ना वो उतनी टूरिज्म नहीं है जितनी तो वहाँ पे क्या वजह है, क्या वजह है? पाकिस्तान में ये है कि हर एक लिहाज से तो बिल्कुल हर एक, अगर हम देखें शोभा उठा के हर एक सेक्शन उठा के देखें तो बिल्कुल पीछे नहीं जाता जा रहा। क्या डिफॉल्ट चल रहा है? बेसिकली ये है कि एज अ इन्वेस्टर जो है ना वो कोई भी बंदा जो है ना वो वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता जहाँ पे जो है ना वो रूल ऑफ लॉ ना हो। ठीक है, अब बेसिकली ये है कि आप ये देखें आप एज अ इन्वेस्टर आप कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे जहाँ पे पता हो कि भाई अगर कोई भी इशू हो गया, कोई भी डिस्प्यूट हो गया, सो कोई भी वहाँ पे जो है ना वो कोर्ट्स नहीं है जहाँ से जाके मैं अपनी रेमेडी जो है ना वो ले सकूँ। ठीक है, अब पाकिस्तान में कोई भी एज ए इन्वेस्टर अगर मैं पाकिस्तान में आना चाहता हूँ तो मैं ये सोचूंगा कि जहाँ पे जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के जो है ना वो अहकामात जो है ना वो गवर्नमेंट नहीं मान रही है। ठीक है, सो मैं वहाँ पे कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ अगर गवर्नमेंट कल को जो है ना वो, क्योंकि मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर हूँ, अगर मैंने किसी कंट्री में जाना है तो मैंने उस हिसाब से देखना है कि आया कि मैंने वहाँ से अपने पैसे जो है ना वो गेट करने हैं तो मैं किस तरह से जो है ना वो ले सकूँगा।
اور پھر ان کو جو ہے نا وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا پڑتا ہے, اور وہاں پہ جو ہے نا وہ آربیٹریشن بہت لمبی ہوتی ہے. سو اس وجہ سے جہاں پہ رول آف لا نہیں ہوتا وہاں پہ انویسٹرز نہیں آتے ہیں. اب کیا کہتے ہیں یہ رول آف لا جو ہے انڈیا میں بڑے پراپر طریقے سے چلتا ہے, جو ہر ایک معاملات ان کا بڑا بہترین طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ الیکشن کمیشن اتنا اسٹرانگ, یہاں پہ الیکشنز کو جس طرح سے ڈیلے کیا جا رہا ہے, اور یہاں پہ پپٹس ہیں جو الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہاں پہ الیکشن کمیشن اتنا اسٹرانگ ہے کہ ایون ایک گورنمنٹ ہوتی ہے اور اس گورنمنٹ کو اتارا نہیں جاتا اور انٹرم سیٹ اپ نہیں آتا, اور دوسری گورنمنٹ الیکشنز ہوتے ہیں اسی گورنمنٹ کے انڈر رہتے ہوئے, لیکن الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ اس طرح سے افیکٹولی کنٹرول کرتا ہے کہ الیکشنز ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جو نئی گورنمنٹ ون کرتی ہے وہ جو ہارنے والی گورنمنٹ ہوتی ہے نا اس کو شیک ہینڈ کرتی ہے اور اس کو گڈ لک کہتی ہے, اور بعد میں جو ہے نا وہ جو نئی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ سویئر ان کر جاتی ہے. سو وہاں پہ بیسیکلی اتنا اسٹرانگ جوڈیشل سسٹم ہے. بیسیکلی الیکشن کمیشن کو جو ہے نا وہ آپ ٹرائبونل کہہ لیں, لیکن پھر بھی وہ ایک اتنا اسٹرانگ جو ہے نا وہ جسٹس سسٹم ہے. وہاں پہ سپریم کورٹ, ہائی کورٹ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈیفائنڈ ہے, تو اس لیے وہ ہر ایک بالکل اس لیے وہ ہر ایک جگہ پہ جو بڑے بیسٹ آ رہے ہیں, چاہے وہ کسی سے بھی کانٹریکٹ کریں, چاہے انویسٹرز آئیں یا جو بھی آرڈر دیں, تو اس لیے وہ بالکل بیسکلی جو ہے بالکل اچھے جا رہے ہیں. بیسیکلی یہاں پہ پاکستان میں جو ہے نا ان سینس سے آپ یہ کہہ لیں کہ ڈیموکریسی تو ہے نہیں نا. یہاں پہ آپ دیکھا پی ٹی آئی کے ساتھ جو بھی ہوا ہے, جو ریجنل ایشوز ہوئے ہیں, اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں سب ایک چیز جو ہے نا وہ سامنے آ گئی ہے کہ ٹوٹل جو ہے نا وہ 10 سے 12 لوگ ہیں جو پورے پاکستان کو چلا رہے ہوتے ہیں. ڈیسیژنگ پاور جو ہے نا وہ انہی کے پاس ہوتی ہے, باقی جو ہے نا وہ سارے کے سارے پپٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سو پاکستان میں, لیکن وہاں پہ ایز سچ نہیں ہے. آپ دیکھیں ان کا یہ والا جو اقدام وہ کرنے جا رہے ہیں, مطلب آرڈر انہوں نے دے دیا ہے, اب وہ ظاہری بات ہے اب اس میں بھی وہ پاورفل ہوتے جا رہے ہیں. کیا کہیں گے اس سے یہ نہ ہو کہ اگلا اسٹیپ ان سے بھی زیادہ بڑے آرڈر اس کا ہو, تو وہ ایک ایسی پاور بنتے جا رہا ہے, یہ نہ ہو کہ اگلی دفعہ جو ہے دوسروں کو ان پہ ڈیپینڈ ہونا پڑے. اس طرح تو نہیں جگہ ڈیپینڈ ہو جائیں گے سارے ان کو. بیسیکلی آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی بھی دنیا میں نا 3 چیزیں سیٹ ہو گئی ہیں, جو پیرامیٹر سیٹ ہو گئے ہیں. ڈیٹا بیس جو ہے نا وہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ امریکہ کے پاس ہے, ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اب چائنا کے پاس ہے, لیکن اسکلڈ ہیومن لیبر جو ہے نا وہ جو آئی ٹی میں یوز ہوتی ہے یا کسی میں بھی ہوتی ہے نا وہ انڈیا کے پاس ہے, اور وہ انڈیا جو ہے نا وہ سپلائی کرتا ہے آل اوور دی ورلڈ. آپ مسلم کنٹریز میں بھی چلے جائیں, وہاں پہ جو کی پوزیشنز پہ بیٹھے ہوں گے نا اسکلڈ چیزوں میں وہ انڈینز ہوں گے. آپ یہ دیکھ لیں کہ ٹیکنالوجی کے بڑے بڑے جو بلز ہیں نا, جو کمپنیز ہیں, ان کے ہیڈ دیکھ لیں سی ای اوز وہ انڈیا سے ہوں گے, اور ان میں سرٹنلی ایون کہ آپریٹنگ سسٹم پہ جو بیٹھے ہوں گے نا وہ انڈینز ہوں گے. سو یہ بیسیکلی انہوں نے اسٹیبلش کر لیا. اب اس کے بعد اب جو ہے نا وہ بزنس اسٹیبلش کر رہے ہیں آل اوور. جی بالکل, یہ جو ٹرانسپورٹ کسی بھی چیز کی جو ہوتی ہے وہ بیک بون ہوتی ہے اکانومی کی. آپ جب انڈیپینڈنس سے پہلے بات کر لیں تو آپ کو یہ جو ساری ریلوے کی ٹرانسپورٹ ملے گی, یہ بھی انگریزوں کی جو تھی برٹش کی اکانومی کا ایک پارٹ تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے ٹرانسپورٹ بڑھائی ہے. اور جو انڈیا کے حساب تو انہوں نے بالکل یہ انڈیپینڈنسی کی طرف ایک اہم اقدام ہے. اور جس طرح انہوں نے اپنی ریلوے کو اسٹرانگ کیا ہے, انہوں نے فاسٹسٹ 150 کلومیٹر پر آور سے جو ہے ان کی ٹرین چل رہی ہے, تو یہ جو ہے ٹرانسپورٹ میں کافی ہیلپ ہوتی ہے اب ان چیزوں میں. اور رہی پیسنجر کی بات, تو آپ کافی اگر اس سے ریونیو بھی جنریٹ کرتے ہیں, تو جب ریونیو جنریٹ ہوتا ہے تو وہ گورنمنٹ کی طرف جاتا ہے. ایز کمپیئر ٹو پاکستان کی بات کریں, آپ اسلام آباد صرف گلگت کا کرایہ چیک کر لیں, پی آئی اے کا جو ہے پاکستان کی جو گورنمنٹ کی ایئر لائن ہے, اس میں آپ دیکھیں گے آپ کو 25,000 روپیز اس کا کرایہ ہے. تو اب اس طریقے سے پھر کون سیاحتی مقامات پہ کوئی بھی باہر سے آ کے جائے گا, جب چیزیں اتنی مہنگی ہیں, آپ کیا کہتے ہیں اس کی ٹکٹ اتنی مہنگی ہے, تو کون پریفرنس کرے گا آپ کے جہازوں کو. تو اسی معاملے میں جب بھی انڈیا کے اندر لوگ ٹورسٹ ایز آتے ہیں تو وہ پریفر کر رہے ہیں ان کی ٹرانسپورٹ کو جو ہے وہ ایڈورٹائز بھی کر رہے ہیں. جب یہ چیزیں ہوں گی تو ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہی تو وہ بڑھا رہے ہیں. اگر آپ آج سے کچھ 60 سال پہلے چلے جائیں جنرل ایوب کے دور میں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پی آئی اے بہت زیادہ اسٹرانگ تھی. پی آئی بالکل آپ نے جو بات کی ہے, میں اسی پہ ایک سوال کرتی ہوں کہ یہاں کی اگر ہم ایئر لائنس کی بات کریں, پہلے کے دور میں ہر ایک چیز جو بڑی اسٹرانگ نظر آتی تھی, اب وہ ڈیفالٹ پہ جا رہی ہے. پہلے اسٹرانگ ہونے کا کیا وہ تھا ٹیکنیک, کس طرح سے لوگ چلتے تھے, اور اب کیا ڈیفالٹ ہے؟ آئی تھنک بیسک جو ہے, جب لو فالز کسی جگہ پہ بچ جاتے ہیں نا, تو ادھر پھر جب اسپیس بنتی ہے آپ کو کہ آپ اس سے ایڈوانٹیج لے سکیں, تو پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیفالٹ کی طرف ہی جاتی ہیں. جب پاکستان میں اس وقت لو فال کم تھا, اس وقت لوگ جو ایک نیا پاکستان بنا ہوا تھا, اس وقت کمپیٹنسی تھی, اس وقت پتہ تھا کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے, لوگ ورکنگ تھے. جیسے جیسے لوگ اپنی پریفرنس کے آتے گئے تو ایک گیپ بنتا گیا. جب وہ گیپ بنا ہے تو وہ پھر کرپشن کی طرف چلا گیا. لوگ اپنے ایڈوانٹیج کے لیے, اب جسٹ لائک لاسٹ دیکھ لیں ایئر مارشل ریٹائرڈ کو رکھا گیا تھا, تو کوئی بھی ہمیں جو ہے ابھی بھی اسٹل جو ہے پاکستان کی ایئر لائن وہ کافی خسارے میں جا رہی ہے. تو ابھی اس کا آئی تھنک میرے خیال سے اس کا سلوشن یہی ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کیا جائے,
फॉरेन फर्म्स को दिया जाए जो इसको ठीक करे, लीज पे दिया जाए। अब स्टील मिल कोई लगा ले, वो एक कौमी इदारा था, उससे अब काफ़ी स्टील जनरेट करते थे, तो अब वो वैसी पड़ी हुई है। आपने बिल्कुल सही बात किया। अब ये देखें, अगर इंडिया को हम देखते हैं, वो हर एक चीज़ में स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। अगर जो उनकी डिफ़ॉल्ट पे भी जा रही थी कुछ सालों पहले कह सकते, अब तो नहीं कह सकते, वो उसको ग्रिप दे रहे हैं, फिर अगला स्टेप ले रहे हैं, फिर उसको ग्रिप दे रहे हैं, अगला स्टेप ले रहे हैं। अब ये उनका सबसे बड़ा स्टेप जो है एयरलाइंस का, 500 तैयारे, ये बहुत आम बात नहीं, नॉर्मल जो है वो उससे भी ज़्यादा है। अब पिछले 3 महीने पहले देख लें, उन्होंने 240 कुछ तैयारों का कहा था, उसी टाइम में उन्होंने कह दिया था कि हो सकता है वो इससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ करें। अब आप देख लें, हर महीनों के हिसाब से वो इंक्रीज़ कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए और अपनी आवाम को सहूलत पहुँचाने के लिए। क्या कहें? इसमें यही कहूँगा कि अब जिस तरह वो अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें कोई बईद नहीं, जिस तरह उनके पास टेक्नोलॉजी या चीज़ें, कुछ अरसे बाद वो खुद ही इसको बनाएंगे। तो ये एक तो क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट, ये ना लोग उन पर इंडिपेंडेंट हो जाएं, हम भी उनसे इंडिपेंडेंट हो जाए, हम खुद कुछ नहीं आई करेंगे। थिंक आपको ट्रेड करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है वर्ल्ड वाइड, अगर आप उनसे कर सकते हैं बिल्कुल। जस्ट लाइक अभी हमने जो है क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है, तो वो उसका जो रूट बना है वो इंडिया ही बना है, यूएई और इंडिया के थ्रू ही आया। आई थिंक पाकिस्तान को इंडिया से ये जो खिता है, आई थिंक इसमें सब चीज़ें हैं।